प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काव्य शास्त्र में साहित्य का स्वरूप टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ टॉपिक ले चुके हैं। काव्य शास्त्र के बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास और कुछ प्रमुख रचनाकारों पर बात की थी। साथ ही भाषा विज्ञान के भी कुछ टॉपिक हमने लिए। उस कड़ी में आज हम बात करेंगे साहित्य का स्वरूप। साहित्य का स्वरूप से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और कॉलेज सहायकाचार्य हिंदी में ये टॉपिक है। तो साहित्य का स्वरूप से क्या तात्पर्य है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैंने जो टॉपिक तैयार किया है, मुख्य रूप से दो पुस्तकों का अध्ययन किया है। एक धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित साहित्य कोश, जिसमें साहित्य के स्वरूप पर विस्तार से लिखा गया है। एक गणपति चंद्र गुप्त की साहित्य की निबंध नामक पुस्तक, जिसमें साहित्य के स्वरूप पर बात की गई, पहला ही अध्याय है। और एक पुस्तक नित्यानंद तिवारी द्वारा संपादित साहित्य का स्वरूप नाम से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में चलती थी, उस पुस्तक का भी अध्ययन किया। और इन पुस्तकों के अलावा और भी कई काव्य शास्त्र की पुस्तकें, चौधरी गुप्ता की पुस्तक और भगीरथ मिश्र, इन रचनाओं में भी साहित्य के बारे में कि साहित्य का स्वरूप क्या है। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे कि साहित्य का स्वरूप क्या है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देने का प्रयास करूंगा और प्रामाणिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा साहित्य का स्वरूप में पहले में देखना है कि साहित्य क्या है। साहित्य का स्वरूप में मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि साहित्य किसे कहते हैं। तो साहित्य के जो लक्षण हैं, यानी जो काव्य के लक्षण हैं, जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्लाइड के माध्यम से आपको बताए थे। संस्कृत काव्य लक्षण, हिंदी काव्य लक्षण और अंग्रेजी काव्य लक्षण अलग अलग स्लाइड में, अलग अलग क्लास में आपके समक्ष रखे थे। आज साहित्य का स्वरूप में सबसे पहले बात आती है कि साहित्य क्या है। हमने संस्कृत काव्य लक्षणों में बताया था कि आचार्य भामह, जो अलंकारवादी थे, काव्य अलंकार नामक पुस्तक लिखी उन्होंने और 6ठी शताब्दी में हुए। उन्होंने काव्य की परिभाषा दी है शब्दार्थो सहितो काव्यम। उन्होंने क्या कहा है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य भामह 6ठी शताब्दी में हुए, काव्य अलंकार नामक उनकी पुस्तक है। वे कहते हैं शब्दार्थ सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है। यानी शब्द और अर्थ का सहभाव, यानी शब्द और अर्थ का सहभाव या साथ साथ रहना ही काव्य है। तो यहाँ शब्द और अर्थ के साथ रहने को काव्य कहा गया है। अब हम बात करते हैं साहित्य की। शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो साहित्य शब्द जो है बना कैसे है? सहित धन यत के योग से बना है। सहित शब्द में यत प्रत्यय लगने से साहित्य बना है। सहित, या हमने आचार्य भामह को लिया, शब्दार्थो सहितो काव्य, यानी शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है। और भामह के बाद में 7वीं शताब्दी में भर्तृहरि हुए। भर्तृहरि ने साहित्य संगीत कला की त्रयी की बात कही है और वहाँ साहित्य संगीत कला की त्रयी में साहित्य को उन्होंने काव्य का पर्याय माना है। वहाँ उन्होंने साहित्य को काव्य का पर्याय माना है। आचार्य भर्तृहरि जो 7वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने साहित्य संगीत कला की त्रयी में साहित्य से उनका तात्पर्य काव्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी में साहित्य शब्द जो है काव्य के लिए प्रयुक्त होने लगा था। किसके लिए? साहित्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होने लगा था? काव्य के लिए। कब? 7वीं शताब्दी के आसपास। वर्तमान में जो हम साहित्य की बात करते हैं वो शब्द जो है व्यापक शब्द है।
पहले क्या शब्द था? काव्य शब्द था। और काव्य से ही 6ठी 7वीं शताब्दी में साहित्य शब्द आया। और साहित्य शब्द जो है काव्य का समानार्थी था प्रारंभ में, लेकिन आया कब? काव्य के बाद में आया। धीरे धीरे साहित्य शब्द जो है व्यापक हो गया। साहित्य शब्द जो है क्या हो गया? व्यापक हो गया। और काव्य शब्द जो है कैसा हो गया? संकुचित हो गया। ध्यान देना, साहित्य शब्द निकला काव्य से है। साहित्य काव्य का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी होते हुए भी व्यापक रूप में आज प्रचलित है। और काव्य शब्द संकुचित अर्थ में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि साहित्य से हमारा तात्पर्य है काव्य के साथ साथ गद्य रचनाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, समीक्षा, तमाम जो गद्य की विधाएं हैं वे भी साहित्य में आती हैं। और वर्तमान में साहित्य शब्द की अगर हम बात करें तो साहित्य शब्द व्यापक है। उसके 2 भाग हैं जिसे हम गद्य और पद्य कहते हैं। और पद्य से हमें क्या तात्पर्य है? काव्य। ध्यान देना, तो काव्य आगे चल करके प्रयत्न लागू के कारण साहित्य का एक भाग हो गया और साहित्य का दूसरा भाग हो गया गद्य, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? गद्य में हम उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ध्यान देना, साहित्य शब्द आगे चलकर व्यापक हो गया। निकला काव्य से, लेकिन आगे चल करके व्यापक हो गया और काव्य उसका एक भाग रह गया। और दूसरा भाग उसका हुआ गद्य, जो उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, जीवनी, आलोचना, समीक्षा एक ही बात है, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, तमाम विधाएं गद्य की जो सामने आई, जो साहित्य के अंदर ही पढ़ी जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साहित्य शब्द जो काव्य से निकला लेकिन आगे चल करके व्यापक हो गया। काव्य का उत्तराधिकारी होते हुए भी वो काव्य से व्यापक अर्थ में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साहित्य क्या है। साहित्य अलग अलग आलोचक, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। आचार्य भामा के संबंध में हमने बात की कि शब्दार्थ सहित तो काव्यम कहते हैं। और संस्कृत के तमाम आचार्यों के साथ आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मक काव्यम की बात करते हैं, यानी जो रस युक्त वाक्य है वो काव्य है। और आचार्य विश्वनाथ के बाद पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है। ऐसा कौन कहते हैं? पंडित राज जगन्नाथ, जो 17वीं शताब्दी में हुए अंतिम आचार्य संस्कृत के माने जाते हैं। और इसी तरह से आप अंग्रेजी काव्य लक्षण देखोगे तो अंग्रेजी काव्य लक्षण में भी काव्य किस तरह से परिभाषा की गई है। कॉलेज कहते सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम में कविता है। मैथ्यू आर्नल्ड ने कविता को जीवन की आलोचना माना है। इसी तरह हिंदी के अंदर हम बात करें तो हिंदी के तमाम रीतिकाल के आचार्यों के साथ साथ आचार्य शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल कविता को हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इस तरह से तमाम काव्य की परिभाषाएं हमने काव्य लक्षण नामक टॉपिक में जो है स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत की है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब हम बात करते हैं कि साहित्य जो है वास्तव में मनोरंजन करने के साथ साथ हमें आनंद भी देता है और आनंद देने के साथ साथ हमें शिक्षा भी देता है, हमें अपने युग और परिवेश से जोड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साहित्य अपने युग, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। क्योंकि अगर हम मध्यकाल की बात करें तो 15वीं 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो उस समय का इस तरह का जीवन था, भक्ति एक आंदोलन के रूप में सामने आई थी, तो उस काल को भक्ति काल कहते हैं। और उसके बाद में जो 17वीं 18वीं 16वीं 17वीं शताब्दी का समय है उसे हम जो सामंती भोगविलास का जीवन था जिसमें श्रृंगारिकता प्रदान थी, तो उस तरह का जीवन था। वैसे कविता लिखी गई तो उसे हम रीतिकाल या श्रृंगार काल के नाम से अभिहित करते हैं।
और फिर आगे चल करके छोटे छोटे कालों में जो है साहित्य जो है नए नए रूप में सामने आता है। जैसे हम द्विवेदी युग, भारतीय युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तमाम नामों से जो है अभिहित करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि साहित्य जो है अपने युग से, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं साहित्यिक रचना जो है अन्य रचनाओं से भिन्न कैसे है। तो साहित्यिक रचना अन्य रचनाओं से भिन्न इस अर्थ में है कि साहित्यिक रचना में क्या होता है, स्थायित्व होता है। साहित्यिक रचना में क्या होता है, स्थायित्व होता है। साहित्यिक रचना में स्थायित्व होता है। साहित्यिक, आप अन्य कोई ज्ञान से संबंधित रचना पढ़ेंगे तो उन रचनाओं में स्थायित्व नहीं होता है, क्योंकि आप विज्ञान की पुस्तक पढ़ें तो विज्ञान की पुस्तक पढ़ेंगे, एक के बाद नई पुस्तक आएगी तो पहले वाली पुस्तक गौण हो जाती है। लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं है। साहित्य में तमाम रचनाएं नई आ जाए, लेकिन जो लिखी गई अपने समय, अपने युग में, अपने परिवेश को लेकर के, वो रचना हमेशा नई रहती है। आप अगर 1930 के दशक का भारत देखना चाहे तो मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद में गोदान के बाद में, हम गोदान की बात करें तो गोदान के बाद में तमाम उपन्यास लिखेंगे, लेकिन गोदान का महत्व जो है कभी कम नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि साहित्यिक रचना अन्य रचनाओं से भिन्न होती है, क्योंकि उसमें स्थायित्व होता है। नई रचना आने के बाद भी पहली रचना का महत्व बना रहता है, वो रचना गौण नहीं होती है। और दूसरा कारण है व्यक्तित्व का प्रतिफलन। व्यक्तित्व का प्रतिफलन। ध्यान देना, साहित्यिक रचना में रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है। यानी किसी एक विषय को लेकर के विज्ञान की कोई पुस्तक होगी तो उसमें कोई तथ्यात्मक रूप में जो भी वस्तु होगी उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं होगा, लेकिन साहित्यिक रचना होगी, साहित्यिक कृति होगी तो उस कृति को लिखने वाले साहित्यकार के व्यक्तित्व का वो प्रतिफलन होता है। तो उस व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। और किसी एक विषय को लेकर के अलग अलग लिखने वाले अलग अलग जो है रूप में सामने आते हैं। हम बात करते हैं कि गुलाब के फूल खिले, कि गुलाब का फूल है, उसको लेकर के कविता लिखनी हो तो छायावादी कवियों की बात करें तो पंत उसको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हंसमुख प्रश्न सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ, इस तरह की कविता वो लिखते हैं। निराला की बात करें, निराला भी छायावादी है। निराला की बात करें तो निराला अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई खुशबू रंगों आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। तो यहाँ वे इसको पूंजीपति का प्रतीक मानते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जो रचनाकार है, जो साहित्यकार है, वो जिस विषय पर लिख रहा है अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है। तो व्यक्तित्व का प्रतिफलन साहित्यिक रचना में दिखाई देता है। और तीसरी बात जो है अन्य रचनाओं से साहित्यिक रचना को अलग करने वाली है, वो है रागात्मकता। रागात्मकता से हमारा तात्पर्य है कि साहित्यिक रचना नीरस नहीं होती है, साहित्यिक रचना सरस होती है। साहित्यिक रचना हमें हृदय से जोड़ती है, यानी हमारी संवेदनाओं को जगाती है। इसीलिए हम कहते हैं साहित्य क्या, साहित्य मानवीय संवेदनाओं को जगाने का काम करता है। साहित्य हमारे अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित करता है। इसलिए आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो साहित्य हमारे अंदर दया करुणा का भाव विकसित करता है, हमारी जो है हृदय की भावनाओं को सामने रखता है और दूसरों की संवेदनाओं को समझने का हमें अवसर देता है, हमें जोड़ता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीन मुख्य बिंदु है जो हमें अन्य रचनाओं से साहित्यिक रचनाओं को अलग करने को लेकर के स्पष्ट दिखाई देती है।
अब बात आती है कि साहित्य के तत्व क्या है। साहित्य के तत्व क्या है? तो साहित्य के तत्वों की बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त जो है, साहित्य के तत्वों की बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त साहित्य के तत्वों की बात करते समय 4 तत्व बताते हैं। वो बताते हैं भाव, कल्पना, बुद्धि और चौथा तत्व बताते हैं शैली। इसे भगीरथ मिश्र ने काव्य शास्त्र में भिन्न दृष्टिकोण से रखा है। देखिए, भाव काव्य की आत्मा होता है। भाव, आप कोई विषय है, कोई घटना घटी है, तो आप पहले क्या होगा, उससे जुड़ेंगे और फिर कल्पना के द्वारा उसको विस्तृत करेंगे। फिर बुद्धि के माध्यम से आप जो है शब्दों का संयोजन करेंगे और फिर आप उसको व्यक्त कैसे करते हैं वो शैली में आता है। तो यहाँ गणपति चंद्र गुप्त ने भाव, कल्पना, बुद्धि, शैली 4 तत्व बताए हैं। और भाव की बात करें तो भाव को काव्य की आत्मा कहते हैं। भाव 2 मुख्य होते हैं, संचारी और स्थायी। संचारी भाव जिसे हम इमोशन कहते हैं और स्थायी भाव जिसे हम सेंटीमेंट कहते हैं। इसी तरह से भगीरथ मिश्र ने काव्य शास्त्र में साहित्य के 5 तत्व बताए हैं। कौन से 5 तत्व बताए हैं? किसने? भगीरथ मिश्र ने। भगीरथ मिश्र ने साहित्य के 5 तत्व बताए। शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना और बुद्धि। ध्यान देना, उन्होंने जो है 5 तत्व बताए हैं भगीरथ मिश्र ने। शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना, बुद्धि। भाव यहाँ भी साहित्य की आत्मा है, लेकिन शब्द के माध्यम से कविता सामने आती है और फिर अर्थ, भाव, कल्पना और बुद्धि। इस तरह से भगीरथ मिश्र ने साहित्य के 5 तत्व बताए हैं। अब साहित्य के स्वरूप में साहित्य की परिभाषा होने के साथ साथ साहित्य क्या है और उसके बाद में साहित्य के तत्व कौन से हैं, या जिसे हम काव्य के तत्व कहते हैं, कौन कौन से हैं, और फिर बाद में काव्य के भेद कौन से हैं। ध्यान देना, काव्य शब्द का प्रयोग जो आधुनिक काल से पहले काव्य शब्द का प्रयोग साहित्य के संदर्भ में ही होता रहा है, और आधुनिक काल के बाद जब गद्य सामने आया तो काव्य संकीर्ण अर्थ में प्रयुक्त होने लगा और साहित्य शब्द व्यापक अर्थ में प्रयोग होने लगा। ध्यान देना, प्रारंभ में जो भी परिभाषाएं दी गई काव्य की वो साहित्य की परिभाषाएं हैं, लेकिन आधुनिक काल में गद्य के आविर्भाव के बाद में, जैसा कि आचार्य शुक्ल गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना बताते हैं, तो गद्य के आविर्भाव के बाद में काव्य जो है संकुचित अर्थ में रह गया है। लेकिन ध्यान देना, इससे पहले जो काव्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो साहित्य के लिए हुआ है, और आधुनिक काल में साहित्य शब्द का प्रयोग हो रहा है वो व्यापक अर्थ में हो रहा है। काव्य के साथ साथ गद्य की तमाम विधाएं बीच में देखी जाती हैं। अब काव्य भेद की बात करें तो काव्य की कौन सी भेद है? सबसे पहले आचार्य भामा ने काव्य के 2 भेद किए हैं। कौन से 2 भेद किए? गद्य और पद्य। उन्होंने गद्य पद्य नाम से 2 भेद किए हैं। और फिर दंडी ने तीसरा भेद साथ में जोड़ा है, गद्य पद्य और चंपू काव्य, जिसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण होता है। तो इस तरह से आचार्य दंडी, ये सामान्य इनके संबंध में प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। और उसके बाद में जो काव्य के भेद किए गए वो आचार्य विश्वनाथ ने किए। आचार्य विश्वनाथ के काव्य भेद को हम देखें तो आचार्य विश्वनाथ कब हुए? 14वीं शताब्दी में हुए। साहित्य दर्पण नामक पुस्तक उन्होंने लिखी। उन्होंने रस का स्वरूप स्थिर किया। वे रस के प्रमुख आचार्य जो है माने जाते हैं। विश्वनाथ ने 2 भेद किए हैं। कौन से 2 भेद किए हैं? एक उन्होंने किया दृश्य और दूसरा उन्होंने किया है श्रव्य। ध्यान देना, आचार्य विश्वनाथ ने 2 भेद किए, दृश्य और श्रव्य। दृश्य के अंदर उन्होंने रूपक और उपरूपक की बात की है।
उपरूपक की बात की है और रूपक के उन्होंने 10 भेद बताए हैं और उपरूपक के उन्होंने 18 भेद बताए। ध्यान देना, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है जो काफ़ी समय पहले का है, क्योंकि काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियो भले पहले का हो लेकिन वो आज भी आपके लिए अपडेट है। और फिर उन्होंने श्रव्य काव्य के अंदर जो है वापस 3 भेद की जो दंडी ने किए थे। कौन कौन से? एक गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा वही चंपू काव्य जो गद्य पद्य मिश्रित है। फिर उन्होंने जो है विश्वनाथ ने पद्य के 2 भेद किए। मुख्य क्या है? पद्य के 2 भेद किए। कौन से? एक उन्होंने किया मुक्तक और दूसरा उन्होंने किया है प्रबंध। ध्यान देना, आचार्य विश्वनाथ ने पद्य का अर्थ या काव्य 2 भेद किए, मुक्तक और प्रबंध। प्रबंध के फिर उन्होंने 3 भेद किए हैं। प्रबंध के 3 भेद कौन से हैं? एक है महाकाव्य, दूसरा है काव्य और तीसरा है खंड काव्य। ध्यान देना, मोटे रूप में काव्य के 2 भेद मिलते हैं, प्रबंध काव्य के 2 भेद मिलते हैं। कौन सा? महाकाव्य और खंड काव्य। लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने प्रबंध के 3 भेद किए। महाकाव्य जिसमें वो कहते 5 संधियां हो और एक सर्ग में लिखा गया हो, 5 संधियां हो और एक प्रख्यात कथा हो, तो वो महाकाव्य है। लेकिन जहां 5 संधियां नहीं हो लेकिन कथा उसी रूप में हो तो वो काव्य है। और जिसमें जो एक देशानुरागी हो, किसी एक अंश का खंड का वर्णन हो, तो उसे खंड काव्य उन्होंने कहा है। तो ध्यान देना, यहाँ काव्य के उन्होंने 2 भेद किए, मुक्तक प्रबंध के उन्होंने 3 भेद किए, महाकाव्य, काव्य और खंड काव्य। और गद्य के उन्होंने 2 भेद किए हैं, कथा और आख्यायिका। गद्य के उन्होंने 2 भेद किए। कौन कौन से? कथा और दूसरा है आख्यायिका। उन्होंने 2 भेद किए, कथा और आख्यायिका। विस्तार से काव्य भेद वाले टॉपिक में दिया गया है। चंपू का अर्थ हमारा गद्य पद्य मिश्रित काव्य से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि काव्य का स्वरूप क्या है, साहित्य का स्वरूप क्या है। ध्यान देना, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको काव्य के लक्षण ध्यान रखने हैं। काव्य क्या है यानी साहित्य क्या है, और उसके बाद में आपको जो है साहित्य की परिभाषा के बाद में साहित्य को आपको जो है समझना है कि वास्तव में साहित्य क्या है, अपने युग परिवेश से किस तरह प्रभावित होता है और अपने समाज से किस तरह प्रभावित होता है और समाज को कोई रचना किस तरह से प्रभावित करती है। और फिर देखना है साहित्य के तत्व कौन से हैं। मुख्य रूप से भाव, कल्पना, बुद्धि, शैली। और भगीरथ मिश्र ने जो है शैली के 2 रूप अलग किए। शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना, बुद्धि नाम से उन्होंने 5 भेद किए हैं। फिर हमने काव्य के भेद देखे, आचार्य भामा से लेकर के तमाम आचार्यों के भेद, उनमें विश्वनाथ जो साहित्य दर्पण में भेद करते हैं वो दिए हमने। तो इस तरह से हमने देखा कि साहित्य का स्वरूप में आपको साहित्य की परिभाषा देखनी है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि साहित्य किससे बना है? साहित्य धन यत प्रत्यय के योग से साहित्य बना है, ये भी आ सकता है। और उसके साथ साथ आपको काव्य और साहित्य का भेद भली भांति समझ में आया होगा। ध्यान देना, काव्य शब्द का प्रयोग शुरू में होता था 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास। काव्य और साहित्य दोनों शब्दों का प्रयोग होने लगा। काव्य के लिए साहित्य शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। कालांतर में धीरे धीरे साहित्य शब्द जो काव्य का उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी होते हुए भी व्यापक अर्थ में सामने आया। काव्य प्रयत्न लाघव के कारण एक संकुचित अर्थ में रह गया। काव्य साहित्य का एक भाग हो गया। आचार्य शुक्ल कहते हैं गद्य काल, आधुनिक काल की या गद्य काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना गद्य का आविर्भाव। तो गद्य के आविर्भाव के बाद में काव्य जो है साहित्य का एक भाग रह गया और दूसरा भाग गद्य में हम कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी को भी देखते हैं। और कथेतर साहित्य अन्य जो भी विधाएं हैं आपके नाटक, निबंध, समीक्षा, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, तमाम विधाओं को हम जो है देखते हैं। तो इस तरह से हमने आज साहित्य का स्वरूप स्पष्ट किया। इस तरह से हम जो है आगे भी काव्य शास्त्र से संबंधित
कक्षाएं लेने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बीच बहुत लंबा गैप आया, मैंने पहले भी बताया, निर्माण कार्य के कारण, क्योंकि नए घर में प्रवेश के कारण बीच बीच में नियमित कक्षाएं नहीं हो पाई। लेकिन आगे प्रयास करेंगे कि जो भी टॉपिक लेंगे आपके, वो टॉपिक जो है नियमित रूप से लें और समय पर जो है टॉपिक लेकर आए। फिलहाल हम काव्य शास्त्र की बात करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। आपने अगर हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BL धंधे हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको कक्षा उपयोगी, परीक्षा उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।